हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 30वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 29 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शारव और शांभवी अपने रूम में थे कि तभी शारव के पास अननोन नंबर से एक कॉल आई, जिसमें किसी ने उसे मास्क मैन कहा, जिससे वो बुरी तरह से चौंक गया। एनी, वो चौंकते हुए बोला। वहीं उसके मुंह से एनी का नाम सुनकर शांभवी भी चौंक गई। उसने तुरंत शारव के हाथ से फोन लिया और स्पीकर पर डाल दिया। अरे, दिमाग तो बहुत तेज है तुम्हारा, तुरंत पहचान लिया। वैसे तुम सच में काफी तेज हो मास्क मैन, इसीलिए तो मुझे इतना छकाया। अनिमेश ने मास्क मैन शब्द पर जोर देते हुए कहा। मास्क मैन, शांभवी के बस होठ भर हिले थे। उसने शारव की ओर देखा, जो इस वक्त काफी परेशान लग रहा था। तुमने मुझे क्यों कॉल की है, क्या काम है? शारव ने शांभवी की ओर देखकर पूछा। हाँ हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे दिमाग की दाद दे रहा हूँ और तुम होके इतनी बेवकूफ़ी भरा सवाल कर रहे हो। मेरी तारीफ की थोड़ी तो इज्जत रख लो यार। वो हंसा। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कॉल की, बता रहे हो या मैं कॉल कट करूँ? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुन सकूं, समझे? शारव ने हल्के गुस्से से कहा। अरे बड़े भाई, तुम तो गुस्सा हो गए। अरे थोड़ा शांति रखो। कुछ ही देर में तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि सिर्फ मेरे बारे में ही सोचोगे। मैंने कोई बकवास नहीं की, बल्कि बात करने के लिए ही तुम्हें कॉल की है। एक बहुत ज़रूरी बात। हाँ, तो मुझे चाहिए वो भी बता दूंगा। पहले ये तो जान लो को क्यों कॉल की है तुम्हें। एक्चुअली एक नहीं, कई वजह है तुम्हें कॉल करने की मास्क मैन। उसने जब फिर से सारव को मास्क मैन कहा तो संभवी ने आंख के इशारे से उससे इसके बारे में पूछा, लेकिन सारव ने इशारे से ही उसे चुप रहने को कहा। तुम साफ-साफ बोलोगे? सारव चिढ़कर बोला। दरअसल असाइलम से तो मैं ये सोचकर आया था कि अपने मास्क मैन से थोड़ी प्यार भरी बातें कर लूंगा, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि तुम्हारी तो शादी हो गई है, तो सोचा क्यों ना शादी की बधाई ही दे दी जाए। इसीलिए शादी की ढेर सारी बधाइयाँ मेरे प्यारे मास्क मैन। और सुनो, मेरी जान को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देना। वो हंसते हुए बोला। जस्ट सेट अप, शी इज माई वाइफ, तुम्हारी कुछ नहीं लगती वो। शारद संभवी के हाथ से फोन लेकर गुस्से से बोला। अरे अरे अरे, अभी से इतना भड़क रहे हो? अभी तो और भी बहुत कुछ सुनना और करना बाकी है तुम्हें। क्या मतलब, क्या करना है? सारव ने पूछा। वही जो मैं कहूँगा, उसकी आवाज़ आई। और तुम्हें लगता है कि जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा? सारव के चेहरे पर इस वक्त बहुत गुस्सा था। करना ही होगा, आखिर तुम्हारी इज्जत का सवाल है, तुम्हारी प्यारी बीवी और मेरी प्यारी माशुका का जो सवाल है, इसीलिए करना तो तुम्हें होगा ही। मुझे कुछ नहीं करना, ना ही तुम्हारी बकवास सुननी है। मैं कॉल कट रहा हूँ, बाय। एक मिनट, बात तो सुन लो। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना अंजाम तुम जानते हो। आखिर तेरी बीवी उस कमीनी शांभवी ने तुझे बता ही दिया होगा ना। शब्द उसने तुरंत कहा। साले, उसे गाली मत देना, वरना तेरी जबान खींचकर तेरे गले में लपेट कर कस दूंगा। वो गुस्से से चिल्लाया। अरे शांत, क्यों इतना हो हल्ला कर रहे हो? मैं तो बस प्यार से बात कर रहा हूँ। वैसे आज तो तेरी सुहागरात थी ना? आय हाय, कैसा लगा? मजा आया ना? उसने जानबूझकर सारों को गुस्सा दिलाने के लिए कहा। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, मजा तो आया ही होगा। एकदम चकाचक माल है, आखिर इतने दिन मैंने भी तो उसे यूज किया है। अबे चुप हरामजादे, सारव चीखा। वहीं संभवी की आंखों में ये शब्द सुनकर आंसू आ गए थे। क्यों चुप? सही तो कहा है, क्या गजब लड़की है यार। उसकी जवानी की तो कहने ही क्या। बिस्तर पर उसका नंगा जिस्म देखकर तो बड़े बड़े साधु भी अपनी तपस्या छोड़ दे, बाल ब्रह्मचारी भी अपना ब्रह्मचार्य तोड़ दे। कमीने, बोल रहा हूँ तुझे, चुप हो जा, वरना तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे घर वाले भी तेरी शक्ल नहीं देख पाएंगे। मेरी बीवी के बारे में तेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। सारव गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला। अरे, शब्द कैसे ना निकालूं? तेरी सो कॉल्ड बीवी मेरे दिमाग में ही छाई रहती है भाई। कितनी होठ है यार, ऐसे कैसे उसके बारे में ना सोचूं? वो सिसकारी सी भरते हुए बोला। हरामजादे, तू है कहाँ? तेरा ना इलाज करना ही पड़ेगा, ऐसे तुझे समझ नहीं आएगा। मेंटल असाइलम से निकल कर आया है ना तू? आज के आज ही तुझे शमशान पहुंचाऊंगा। तू रुक, तेरी जल्दबाजी देखकर अच्छा लग रहा है। मैं खुद भी तुझसे जल्दी मिलना चाहता हूँ। टेंशन ना ले, मैं ये भी बता दूंगा कि कहाँ हूँ। वो आराम से बोला, जैसे सारों के मजे ले रहा हो। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करके। तुझे ना आकर अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए था और मुझसे, मेरी बीवी से दूर रहना चाहिए था।
पर नहीं, तूने ऐसा नहीं किया। शायद तू भूल गया है कि जहाँ से तू अभी वापस आया है बेटा, वहाँ तुझे मैंने ही पहुँचाया था। बेटा, अबे कुछ तो शर्म कर ले। या तेरी बीवी ने तुझे कुछ बताया नहीं? कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। जिसे तू बेटा बोल रहा है ना, उसने ही तेरी बीवी की चीखें निकलाई है। एनी, शारव चीख पड़ा। चुप, बहुत हो गया तेरा, अब तू नहीं बचेगा। साले, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तुझे पता चलेगा कि तूने किसकी इज्जत पर हाथ डाला है। शांभवी मेरी बीवी है, ब्याह कर लाया हूँ उसे, और उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। तूने अच्छा नहीं किया। अब कुछ भी हो जाए लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, सारव फुफकारते हुए बोला। अबे एक बात बता, इतनी अकड़ किस बात की है तुझे? कौन सा खजाना मिल गया है? तुझे समझ नहीं आता क्या? तेरी बीवी जिसके साथ आज तू सुहागरात मनाकर खुश हो रहा है, उसके साथ मैंने जाने कितनी ही बार सुहागरात मनाई है। मेरी जूठन खाकर मुझे ही अकड़ दिखा रहा है। क्या औकात है तेरी मेरे सामने? कुत्ता है तू, कुत्ता, जूठन खाने वाला कुत्ता। अनिमेष गुस्से से बोला। वहीं उसकी बातें सुनकर शांभवी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और रोने लगी। वो धम से जमीन पर बैठ गई थी। शांभवी, शारव तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गया और एक हाथ से शांभवी का सिर अपनी छाती में दबा लिया। साले, शायद तुझे किसी कुत्ते ने काटा नहीं है अब तक, वरना तुझे पता होता कि उसके दांत कितने पेने होते हैं और उसका काटा मर भी सकता है। और तुझे तो मैं कुत्ता भी नहीं बोल सकता, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं और तू तो पैदाइशी धोखेबाज है साला। वो एक-एक शब्द को चबा-चबा कर बोला। वहीं शांभवी उसकी शर्ट पकड़कर रोई जा रही थी, जिसकी आवाज़ अनिमेष को भी सुनाई दे रही थी। ओए होए, मेरी रानी, तुम भी साथ ही हो, बढ़िया है। साथ में बात हो जाएगी। तुम तो सच में पहुंची हुई हो यार। मुझे भी धोखा दिया, और जिसे अपना इतना अच्छा दोस्त बोलती थी, उसे भी धोखा दे दिया। अपने सबसे अच्छे दोस्त के बिस्तर पर खुद को ही परोस दिया। तुझे पता है ना, तू उसके लायक नहीं थी। तुझे तो सिर्फ मेरे साथ रहना चाहिए था। वो शांभवी से बोला। अबे लायक तो तू नहीं था इसके। तुझे क्या लगता है तू कुछ भी बोलेगा और मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? गलतफहमी है तेरी। मैं इसे कभी नहीं छोड़ने वाला। तुझे भी तेरी सजा देकर रहूंगा, जैसे पहले दी थी। वो दिन और थे मास्कमैन, जब तुमने धोखे से इतना बड़ा खेल खेला था। लेकिन अब मुझे सब पता है। मास्क के पीछे का चेहरा अब मेरे सामने आ चुका है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई खेल नहीं खेल सकते, क्योंकि इस साल में तेरी रानी की जिंदगी मेरे हाथ में है। तुझे याद है या भूल गया? मैं चाहूँ तो पल भर में तेरी इज्जत को नीलाम करवा सकता हूँ। फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी तेरी बीवी, और ना ही तुम दोनों के अपने घरवाले भी उसे घर से बाहर कर देंगे। आखिर ऐसी करैक्टरलेस लड़की कौन अपनी बहू बनाकर रखेगा? फिर तो तुझसे ही लोग तेरी बीवी के किस्से सुनेंगे, उसकी हॉटनेस की तारीफ करेंगे तेरे सामने, क्योंकि उसके कपड़े सिर्फ तेरे सामने ही नहीं बल्कि सबके सामने उतर चुके होंगे। एनी बोला। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सारव कांप गया। वहीं शांभवी तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो बस उसके सीने में मुंह छिपाए आंसू बहा रही थी। तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। उसका गुस्सा हवा हो चुका था। इस वक्त उसे बस शांभवी की परवाह थी। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो पुलिस वो सब कुछ डिलीट करवा देगी और तुम्हें अरेस्ट भी कर लेगी, शारव ने उसे धमकाया। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं पहले से ही ऐसी जगह हूँ कि पुलिस मुझ तक इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकती, और जब तक पुलिस मुझे पकड़ेगी तब तक तो वो सारे वीडियोज़, फ़ोटोज़ तुम्हारे और शांभवी के घरवालों, रिश्तेदारों और साइट पर जा चुके होंगे। पुलिस के डिलीट करवाने से पहले इतने सारे लोग उसे देख चुके होंगे। रही बात मेरी, तो मुझे पुलिस का अब कोई डर नहीं है। मैं अरेस्ट भी हो जाऊँ तो भी कोई बात नहीं। वो वीडियोज किसी और के पास भी है, इसीलिए तुम्हारी बीवी की इज्जत जानी तो तय है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो क्या क्या चाहते हो तुम? सारव ने पूछा। अब किया ना सही सवाल। देखो, तुमने मास्कमैन बनकर मेरे साथ बहुत कुछ किया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। आखिर तेरे प्यार को मैंने परेशान किया। मेरी तुझसे कोई खास दुश्मनी नहीं है, और शांभवी से तो मैं प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं, हवस है साले, वो एकदम से ही बोला। अरे, तुम फिर बोले? पहले मेरी बात तो सुनो। मैं उसे प्यार करता हूँ। अगर तेरी नज़र में ये हवस है तो ये सही। खैर, तुम्हें एक काम करना है, जिसके बाद मैं तुम्हारी बीवी को, धोखे को, और तुमने जो मेरे साथ किया उस सबको भूल जाऊंगा। इसके साथ ही मैं तुम दोनों की जिंदगी में फिर दोबारा कोई दखल नहीं दूंगा। अनिमेष ने आराम से कहा। क्या क्या चाहता है तू?
मैं कुछ भी करूँगा पर तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। यस, ये टोन तुझ पर सूट करती है। ऐसे ही बोला कर, मेरे सामने ज़्यादा भौंका मत कर। तुम जल्दी बोलो। ओके, अब तुमने मुझे हवशी बोल ही दिया है तो मेरी डिमांड भी सुन लो। तुझे शांभवी को मेरे पास लेकर आना होगा और तुम इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करोगे। मैं लोकेशन मैसेज कर दूंगा, वहाँ से तुम दोनों को पिक कर लिया जाएगा और मेरे पास ले आया जाएगा। मुझे एक बार, बस एक बार के लिए शांभवी चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो मैंने बहुत बार ये सब किया है, बट एक बार मुझे तेरी बीवी के साथ सुहागरात मनानी है। तेरी तो हरामजादे, सारो चीख पड़ा। मुंह बंद रख अपना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब बोलने की? मैं तुझे जान से मार दूंगा। साले, तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं तेरी बात मानूंगा? वो मेरी बीवी है, उसे मेरे अलावा कोई और हाथ लगाना तो दूर, आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अब तेरा टाइम आ गया है, तू जाएगा। वेट कर, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। वो बोला। इस वक्त उसकी आंखों में लावा दहक रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस वक्त अगर अनिमेष उसके सामने होता तो वो सच में उसे जिंदा जला देता। हाँ हाँ, तू मुझे नहीं ढूंढ सकता। तेरे पास बस 24 घंटे का वक्त है। मेरे बताए एड्रेस पर आ जाना अपनी बीवी को लेकर। मुझे तेरी आंखों के सामने उसको रौंदना है ताकि तू खून के आंसू रो सके। उसके बाद मैं अरेस्ट हो जाऊं या मुझे फांसी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तू अगले 24 घंटे में शांभवी को लेकर नहीं आया तो उसके 2 मिनट बाद ही सारा डेटा इंटरनेट पर होगा। इसीलिए सोच समझकर कदम उठाना। वैसे ये इतनी भी बड़ी डिमांड नहीं है। तेरी बीवी तो पहले भी मेरे साथ सो ही चुकी है, तो एक बार और सो जाएगी तो क्या ही हो जाना है। अभी रखता हूँ, जल्दी आ जाना। क्या है ना कि सब्र नहीं हो रहा उससे मिलने के लिए। उसने किसी साइको की तरह कहा जिसे किसी चीज से फर्क ही ना पड़ता हो, और कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही शारों ने गुस्से से फोन बेड पर फेंक दिया। वहीं शांभवी उसकी बातें सुनकर अब और जोर जोर से रोने लगी थी। शांभवी, शांभवी चुप हो जाओ। आई लव यू, यू आर माइन, जस्ट माइन। कोई और तुम्हें छू भी नहीं सकता। सारा ने उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया और उसके सिर पर अपनी ठुड्डी रख ली, मानो वो उससे जरा सी दूर हुई तो कोई उसे छीन ही ना ले जाए। उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी। इस वक्त वो उसे खुद में छिपा लेना चाहता था ताकि किसी की बुरी नज़र ही ना पड़े उस पर। एनी ने जब उसके लिए वो सब बोला तो उसे ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसे तेजाब से नहला दिया हो। उसका तन बदन जल उठा था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। मुझे आपसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं सच में आपके लायक नहीं हूँ। मेरी वजह से हमारे परिवार वाले बदनाम होंगे। मॉम डैड, मेरे मम्मा पापा क्या सोचेंगे? वो मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। आप मुझे जाने दीजिए। मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। मेरी वजह से कहीं आपको कोई गलत कदम उठा लिया, कहीं उसने आपको कोई चोट पहुंचाई तो मुझे चले जाना चाहिए। मैं इस घर के लायक नहीं थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। शांभवी, पागल हो तुम? मैं पहले ही परेशान हूँ, उस पर तुम ऐसी बातें कर रही हो। आई एम सॉरी, मैंने सच में आपको परेशान कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। सारव ने उसके सिर को चूमा। आई लव यू, तुझे बहुत प्यार करता हूँ। गलती उसने की थी पहले भी और अब भी, तो सजा भी उसे ही मिलेगी ना। तुमसे शादी की है मैंने, अग्नि के चारों ओर फेरे लिए हैं। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी। अपनी अर्धांगिनी को ऐसे ही छोड़ दूं क्या? और अपनी पत्नी की इज्जत अपनी इज्जत होती है, और आज उसे पता चलेगा कि उसे मेरी इज्जत पर हाथ नहीं डालना चाहिए था। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? मैं कुछ नहीं होने दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी बातों में आकर मैं तुम्हें जाने दूंगा या अपने परिवार की इज्जत के लिए तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा? उसने शांभवी का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। नामर्द नहीं हूँ मैं कि अपनी बीवी को किसी और के बिस्तर पर परोस दूंगा, किसी और को उसे हाथ लगाने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई छू नहीं सकेगा, और मर भी गया तो तुम पर गलत नज़र रखने वाले हर इंसान को मार कर मरूंगा। उसने कहा तो शांभवी ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। नहीं, आप प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करना जिससे आप पर कोई परेशानी आए। मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं मर जाऊंगी आपके बिना। वो पबक पड़ी। उस दौरान उसका चेहरा आंसुओं से पूरा भीग चुका था। वहीं सारव की आंखों में भी आंसू बह चले थे। कुछ नहीं होगा, हम साथ रहेंगे। मैं अभी अर्चित को कॉल कर रहा हूँ। हम मिलकर 24 घंटे के भीतर ही उसे ढूंढ लेंगे। उसे उसकी सजा तो मिलकर रहेगी, तुम चिंता मत करो।
सब सही होगा, सारव ने प्यार से कहा और उसका माथा चूम लिया। और अगर ऐसा नहीं हुआ, टाइम पर आप उसे नहीं रोक पाए तो मम्मा और डैड ने वो सब देख लिया तो मैं कैसे उनका। वो रोकर बोली, ऐसा नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। एक बात और, भगवान न करे अगर किसी भी तरह से ऐसा हो गया, मॉम डैड ने सब देख लिया और तुम्हारे खिलाफ हो गए, जैसा कि कभी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर हो गया तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं भगवान राम की तरह कोई आदर्श पुरुष नहीं हूँ कि लोग मेरी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाए और मैं उसे अकेला छोड़ दूँ। मैंने तुम्हारी रक्षा का, तुम्हारा साथ देने का वचन दिया है। मैं ऐसे परिवार और ऐसे समाज को ही छोड़ दूंगा जो मेरी पत्नी पर ही सवाल खड़े करे। जो मेरी पत्नी को स्वीकार नहीं करेगा, उसको भी मैं अस्वीकार करता हूँ। उसने शांभवी की आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। आई लव यू सो मच। शांभवी फिर से उसके गले लग गई और रोने लगी। चुप, अभी शांत हो जाओ। अर्चित को तो पहले ही बोल रखा है, सब सही होगा, मैं खुद जाऊंगा उसे ढूंढने, हम उसे कुछ नहीं करने देंगे, शांत हो जाओ। उसने उसे चुप करवाते हुए कहा और उसके आंसू पोंछकर उसके चेहरे को चूम लिया। रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोना है, मैं हूँ। मैं अर्चित को कॉल करता हूँ। उसने शांभवी को उठाकर बेड पर बिठाया और फिर अपने फ़ोन में अर्चित का नंबर डायल करने लगा। इस दौरान शांभवी की डबडबाई आंखों से उसे देख रही थी। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे एक बात की खुशी थी कि शारव हर परिस्थिति में उसके साथ है। सारव अर्चित को कॉल कर रहा था, वहीं शांभवी उसकी ओर देखते हुए ये सोच रही थी कि क्या वो लोग अनिमेष को रोक पाएंगे। हालांकि अब ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था, उन्हें तो बस कोशिश करनी थी। हेलो। कॉल रिसीव होते ही अर्चित की आवाज़ आई। हेलो भाई, कहाँ है तू? शारव अपने माथे को रगड़ते हुए जल्दी से बोला। क्या हुआ, तो इतना घबराया हुआ क्यों है? कुछ हुआ है क्या, बोल। अर्चित ने उसकी आवाज़ से उसकी घबराहट पहचान कर पूछा। हाँ यार, वो एनी की कॉल आई थी अभी, उसने मुझे शांभवी के साथ बुलाया है। इसके बाद सारव ने उसे सब कुछ बता दिया। ओह गॉड, ये तो दिक्कत हो गई। खैर तू टेंशन ना ले, मुझे अभी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मैं एक हैकर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के लिए अभी कुछ देर पहले ही पुलिस स्टेशन से निकला था। अर्चित ने बताया। हैकर? कौन है वो और कब तक कांटेक्ट हो जाएगा? वो एनी के पास से सारा डेटा इरेज कर देगा ना? शारव ने तुरंत पूछा। पिनाकी नाम है उसका। पिनाकी? शारव चौंक गया। हाँ पिनाकी, वो सब क्लियर कर देगा। इनफैक्ट उसे यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ओह वाह, ये सच में गुड न्यूज़ है भाई, तूने सच में बचा लिया। पिनाकी को बोल जितना भी पेमेंट चाहिए मैं करूँगा, पर सारा डेटा उसे उड़ाना है और एनी ने वो डेटा शायद अपने दोस्तों के पास भी सेंड किया है, तो हमें उनसे भी निपटना होगा। सारो बोला। वो सब देख लेगा भाई, बट एक प्रॉब्लम है। अर्चित थोड़ा परेशान होकर बोला। कैसी प्रॉब्लम? वो पिनाकी हैकर तो नेक्स्ट लेवल का है, बट दिक्कत ये है कि वो हर किसी के लिए काम करता नहीं है। वो ये काम तभी करता है जब उसे फंड चाहिए होता है, अदरवाइज वो ये काम सिर्फ इंडियन फोर्स के लिए करता है। वो ऐसे ही कोई भी केस नहीं लेता और न ही हम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, अर्चित ने उसे बताया। वाट, ये कैसा हैकर है? मतलब अपने काम में भी कौन ऐसा करता है? तो अब क्या होगा, तुम उससे बात कर पाओगे या नहीं? इसके अलावा किसी और से कांटेक्ट नहीं हो सकता क्या? सारव को अब फिर से फिक्र होने लगी थी। भाई उसी के लिए जा रहा हूँ। एक हैकर के बारे में पता चला है जो पिनाकी से कांटेक्ट कर सकता है। वैसे भी मैं इससे भी बात करूँगा, बट इसे शायद कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी, तभी ये कर पाएगा। दूसरे ये सिर्फ लीगल तरीके से ही काम करता है, बट पिनाकी लीगल या इलीगल किसी भी तरह से अपना काम कर लेता है। ज़्यादा अच्छा होगा कि पिनाकी से कांटेक्ट हो पाए तो। अच्छा तो फिर अब क्या करें? तू जानता है ना कि मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ तो करना ही होगा। तू समझ रहा है ना? शारव ने एक नज़र शांभवी की ओर देखकर कहा। इस वक्त वो भी परेशान सी बैठी उसकी बातें सुन रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। आई नो यार, मैं तो अब इधर जा रहा हूँ, तो तू ना एक काम कर, तू पुलिस स्टेशन जा और रिपोर्ट फाइल करवा, क्योंकि बिना रिपोर्ट के मैं अकेला तेरी हेल्प कर सकता हूँ, पूरी फोर्स नहीं कर सकती। और अब जिस तरह के हालात है, मुझे लग रहा है अब हमें फोर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। इसके लिए तुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। वहाँ से तू सीधा अब इंस्पेक्टर निर्भय राजपूत से मिल। मैं उसे कॉल कर देता हूँ, वो देख लेगा।
एक मिनट, शारव ने इसे टोका क्योंकि उसके पास एक मैसेज आया था। क्या हुआ? अर्चित ने पूछा। यार, उस कमीने का मैसेज आया है। कहाँ बुलाया है? आशियाना मार्केट का एड्रेस दिया है। वैसे अर्चित, इस नंबर के थ्रू कुछ पता नहीं चल सकता क्या? शारव ने पूछा। भाई, अगर वो इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा है कि हम उसे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ सकते, तो सीरियस सी बात है कि ये नंबर भी सही नहीं होगा। जहाँ तक इस नंबर की बात है, तो वो इसे भी ठिकाने ही लगा देगा और नेक्स्ट टाइम भी शायद तेरे पास किसी और नंबर से ही कॉल करेगा। बट फिर भी तू पुलिस स्टेशन जा। मैं बोल देता हूँ, जिससे निर्भय तेरे और भाभी के और तेरी फैमिली के सभी नंबर पर आने वाले कॉल्स को ट्रेस कर लेगा। उस पर इसने एड्रेस भी भीड़-भाड़ वाला दिया है। दिल्ली का मार्केट एरिया है, कितने ही लोग आते जाते हैं। हम सबको बिठाकर पूछताछ तो नहीं कर पाएंगे। खैर, तू निर्भय से पता करवा कि कॉल के टाइम ये नंबर कहाँ एक्टिव था। मैं भी जल्दी आता हूँ एंड कोशिश रहेगी कि गुड न्यूज के साथ ही वापस आऊँ। ओके, मैं जाता हूँ, बाय। तू कोशिश करना कि उस पिनाकी से हम बात कर पाएं। ओके, आई ट्रायल माई बेस्ट, अर्चित ने कहते हुए कॉल कट कर दी। क्या हुआ? कॉल कट होते ही शांभवी ने उससे पूछा। वो हैकर के बारे में पता तो चल गया है, बट उससे कांटेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा, गॉड नोज, शारव ने परेशान होकर कहा। तो अब शांभवी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। टाइम कम है, जो भी करना है इन्हीं 24 घंटों में करना होगा, इसलिए मैं जाता हूँ। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना और घर से बाहर मत निकलना, तुम्हें मेरी कसम। ओके, मैं जाता हूँ। तुम मॉम को बोल देना कि अर्चित के साथ किसी काम से गया हूँ, तो टेंशन ना ले। ओके, उसने कहा तो शांभवी ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे थे। शांभवी, शारव ने उसे गले से लगा लिया। बी ब्रेव माई गर्ल, तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि लास्ट में सजा तो तुम्हें ही देनी है उस हरामजादे को। रोना बिल्कुल नहीं है, उसका पता चलते ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा साथ, उसने उसका सिर सहलाते हुए कहा, फिर माथा चूम लिया। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। अभी जाता हूँ। वो उससे अलग हुआ और तेजी से रूम से बाहर निकल गया। इधर उसके जाते ही शांभवी की इतनी देर से रोक कर रखी आंखें छलक पड़ी। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी कुछ नादानियों की वजह से आज उन दोनों को कितनी परेशानी सहनी पड़ रही थी। खैर, उसने अपने हाथ जोड़ दिए और भगवान से सब ठीक कर देने की प्रे करने लगी। मिस्टर सारव, तो आपको कोई अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ मिल सकता है? सब इंस्पेक्टर निर्भय राजपूत अपनी टेबल पर बैठा हुआ था और सारव उसके सामने बैठा हुआ था। जी, एक्चुअली वो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है। पर्सनली मैं उसे इतना नहीं जानता, बट उसके दोस्तों के बारे में पता है मुझे। एनी और उसके दोस्तों का एड्रेस मिल जाएगा क्या मुझे? सारव ने बताया। ओके, वो तो आप पता कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है। हम सब जगह तो नहीं जा सकते, बट फिर भी सारी संदेहास्पद जगहों पर तो हमें जाना ही होगा। आप पता निकलवाइए, तब तक शायद इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी आपको कॉल करते टाइम वो नंबर कहाँ ऑन था और उसके साथ ही उसकी लास्ट लोकेशन क्या है, उन्होंने कहा। जी, मैं अभी देता हूँ, शारव ने कहा और साइड में आकर अपने कॉलेज के ऑफिस में कॉल करने लगा। कुछ देर बाद सब इंस्पेक्टर के पास एक कांस्टेबल आया। सर, वो उस नंबर के बारे में पता चल गया है, उसने आकर बताया। क्या पता चला है? कहाँ ऑन था? शारव उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से उनके पास आया। एक मिनट मिस्टर सारव, हम चलकर देखते हैं, आइए, निर्भय ने कहा, जिसके बाद वो लोग एक दूसरे रूम में आ गए। हाँ श्रीवास्तव, क्या पता चला? उन्होंने एक कांस्टेबल से पूछा, जिसके साथ बैठा आदमी कंप्यूटर में लगा हुआ था। सर, इस नंबर से जब कॉल आई थी तो ये वहीं आशियाना मार्केट वाले इलाके में ही ऑन था। उसके बाद से ये ऑफ हो गया है, अभी तक ऑन नहीं हुआ, श्रीवास्तव ने बताया। ओ गॉड, ये बंदा सच में चालाक है। खैर, तुम एक टीम लेकर जाओ और इसकी लास्ट लोकेशन पर जाकर पूछताछ करो। उम्मीद तो कम है, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं, शायद कुछ हाथ लगे। निर्भय ने उसे कहा। जी सर, मैं जाता हूँ, उसने जवाब दिया और तुरंत बाहर चला गया। और रसूल, तुम लोग मेरे साथ चलो, मिस्टर सारू भी हमारे साथ ही चलेंगे। अर्चित सर ने इन्हें साथ ले जाने को बोला है, चलो, उसने अपने साथ खड़े कांस्टेबल से कहा, जिसके बाद वो लोग भी तुरंत वहां से निकल आए। भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? आरव की आवाज़ आई तो शांभवी ने तुरंत अपना मुंह धो लिया। वो इस वक्त बाथरूम में लगे मिरर के सामने खड़ी रो रही थी। भाभी, आप बाथरूम में हैं? आरव ने पानी गिरने की आवाज़ सुनकर पूछा। हाँ आरव, शांभवी बोली और टॉवल से मुंह पोंछते हुए बाहर आ गई। क्या हुआ? उसने पूछा। वहीं आरव उसका चेहरा देख रहा था। भाभी, व्हाट हैपेंड? आपकी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? आप रो रही थी, उसने तुरंत पूछा।
नहीं नहीं, ऐसे ही लग रही होगी। शांभवी ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। ओह अच्छा, वैसे भाई कहाँ है, मुझे दिखे नहीं। आरव ने इधर उधर देखकर पूछा। वो ये तो अरिजीत जी के साथ गए हैं, उन्हें कोई काम था शायद। शांभवी ने वही कह दिया जो सारव ने बोला था। अच्छा तो कब तक आ जाएंगे? एक्चुअली मॉम आप दोनों को लंच के लिए बुला रही थी, पता नहीं कब तक आएंगे, कुछ कह नहीं सकती। आप लोग खाना खा लो, मेरा थोड़ा मन नहीं है, शांभवी ने मना करते हुए कहा। मन नहीं है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसने झट से शांभवी के माथे पर हाथ लगाते हुए कहा। फीवर तो नहीं लग रहा। आपको अंकल आंटी की याद आ रही है क्या? नहीं, आई मीन हाँ थोड़ी सी, शांभवी ने धीरे से कहा। क्या भाभी, कल शाम को ही आप दोनों पग फेरे के लिए जा रहे हो, और अगर ज़्यादा याद आ रही है तो बात कर लीजिए, सिंपल। इसमें इतना सैड क्यों होना, वो बोला। हाँ ओके कर लेती हूँ। शांभवी ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया। हाँ हाँ, पहले आप खाना खाएंगे उसके बाद बात कीजिएगा, चलिए जल्दी, वरना मोम डांट लगाएगी आपको भी और मुझे भी, आरव ने उसे खींचते हुए कहा। शांभवी का मन तो नहीं था लेकिन फिर भी वो उसकी जिद पर खाने के लिए चली गई, क्योंकि वो जानती थी अगर वो नहीं गई तो सब वजह पूछेंगे और वो कोई जवाब नहीं दे पाएगी। इधर दूसरी तरफ शारव निर्भय के साथ अनिमेष के घर में खड़ा था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमारा एनी ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो तो मेंटल असाइलम में था, कल ही तो उसे लेकर आए हैं हम। वो किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, एनी की मॉम ने कहा। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैडम, उसकी हरकतों से तो हमें ये लग रहा है कि उसे दोबारा पागल खाने भेजने की ज़रूरत है। आपने शायद उसे पूरा ट्रीटमेंट नहीं दिलवाया, इसीलिए तो आते ही उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने उन्हें घूरते हुए कहा। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये देखिए, डॉक्टर ने खुद उसे डिस्चार्ज दिया है, वो अब बिल्कुल ठीक है। उसके डैड ने हॉस्पिटल के पेपर्स उन्हें दिखाते हुए बोले। और सर आप, एनी आपकी होने वाली पत्नी के साथ जब ये सब कर रहा था तब आपने हमें क्यों नहीं बताया, तब क्यों रिपोर्ट नहीं की थी आपने? और अब अचानक उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने सारव की ओर देखा। कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जल्दी ही ये बात प्रूव भी हो जाएगी। उन्होंने पहले शिकायत नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बेटा निर्दोष साबित हो जाएगा। तब नहीं तो अब तो की है ना। आप अभी के बारे में बताइए, कहाँ है वो? जवाब सारव के बजाय निर्भय ने दिया तो वो चुप हो गए। देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपकी ये चुप्पी टूटने का इंतजार करें। आप आपको जो भी पता है वो सब बताइए, अदरवाइज हमें कोऑपरेट न करने के इल्ज़ाम में आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, उसने सख्ती से कहा। जी सर, हमें और तो कुछ नहीं मालूम इस बारे में, पर आज सुबह ही वो घर से चला गया था ये बोलकर कि उसको अपने दोस्तों के साथ आज एंजॉय करना है। हमने भी ये सोचकर जाने दिया कि इतने दिन से हॉस्पिटल में था तो अब बाहर जाएगा तो थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा। उसने शाम तक आने को बोला था, इसीलिए हमने कॉल भी नहीं की। एनी के डैड ने बताया। ओके मिस्टर बाथम, तो अब कॉल कीजिए और हमें आपके घर की तलाशी भी लेनी है। जी आप चेक कर लीजिए, उन्होंने कहा। रसूल तुम लोग बाकी के रूम्स देखो जाकर, हम एनी का रूम चेक करते हैं, निर्भय ने कहा और सारव के साथ एनी के रूम में आ गया। वहीं बाकी के लोग पूरे घर में फैल गए। उनके पीछे पीछे ही एनी के मॉम डैड भी आ गए। वो एनी के नंबर पर कॉल कर रहे थे। सर फ़ोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ आ रहा है, उन्होंने कहा। यही उम्मीद थी, खैर नंबर दीजिए, हम पता लगा लेंगे जो भी पता करना होगा, उन्होंने कहा। तो एनी की डैड ने उन्हें एनी का नंबर दिया। ओह, तो करंटली ये नंबर यूज कर रहा था, इसीलिए आपके दिए नंबर का कुछ पता नहीं चल रहा था, उन्होंने शारव की ओर देखा। जी वो लास्ट टाइम एनी जब बेहोश हुआ था, जिसके बाद हम उसे मेंटल असाइलम ले गए थे, उस दिन वो नशे में था और उसका फ़ोन वहीं कहीं गिर गया था, उसकी मॉम ने बताया। तब तक निर्भय किसी को कॉल लगा चुका था। ओके कोई नहीं, उसने सिर हिला दिया। हेलो, हाँ एक नंबर दे रहा हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, कॉल डिटेल्स, किससे कब कितनी देर और क्या बात की है, सब कुछ, उसने कहा और कॉल कट कर दी और फिर रूम की तलाशी लेने लगा। करीब आधे घंटे बाद वो लोग सड़क पर थे कि तभी शारव का फ़ोन बजा। उसने देखा तो शांभवी उसे कॉल कर रही थी। हेलो, उसने कॉल रिसीव की। हाँ कहाँ हैं आप? शांभवी की परेशानी भरी आवाज़ आई। अभी एनी के घर से निकला हूँ, कुछ पता चला? उसने धीरे से पूछा। अभी तक तो नहीं, उसी में लगे हुए हैं। खैर तुम टेंशन मत लो, सब इंस्पेक्टर निर्भय भी मेरे साथ है, हालांकि अर्चित अभी नहीं आया है, वैसे अभी काफ़ी टाइम है, हम पता लगा लेंगे। शारव ने उसे दिलासा दी। अच्छा, और आपने खाना खाया? यार तुम पागल हो क्या, यहाँ इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो रखी है,
और तुम्हें खाने की पड़ी है, खा लूँगा, वो एकदम से चिढ़ते हुए बोला। सॉरी वो बस मुझे, खैर आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, उसने शर्माते हुए कहा। तुम भी, शाहरुख ने कहते हुए कॉल कट कर दी और अपनी आंखें बंद करके सिर पर हाथ रख लिया। वैसे भाभी जी आपसे प्यार तो बहुत करती है, निर्भय ने उसे देखकर कहा। इसी मुसीबत में भी उन्हें बस आपकी टेंशन हो रही है। उसकी बात सुनकर इस सिचुएशन में भी सारव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो इस वक्त पुलिस की गाड़ी में ही था, जिसे निर्भय ही ड्राइव कर रहा था। उसने अपनी कार पुलिस स्टेशन में ही छोड़ दी थी। अर्चित सर काफ़ी अच्छे हैं, हालांकि फील्ड में मौका तो कम ही मिला है उनके साथ काम करने का। वो किसी और केस के सिलसिले में चले गए थे वो बोला। इसी वजह तो ये केस इतना खराब हो गया, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, सारो बोला। वैसे आप दोनों कब से दोस्त हैं? बेंगलोर में कॉलेज के टाइम हम साथ थे, तीनों लोगों का ग्रुप था हमारा, और आपस में हमारी बहुत अच्छी बनती थी। एक चीज़ हम तीनों दोस्तों में कॉमन थी कि हम तीनों की ही फैमिली बिजनेस में थी और हम बिजनेस को छोड़कर कुछ और करना चाहते थे। जैसे मैं प्रोफेसर बनना चाहता था, अर्चित पुलिस में जाना चाहता था, और वो सारा आगे कुछ बोलता कि तभी उसका फ़ोन फिर से बज उठा। अर्चित, उसने स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, ओ गॉड प्लीज अब ये कोई अच्छी खबर ही सुनाए, वो बुदबुदाया। इस दौरान वो बस यही प्रे कर रहा था कि अर्चित जिस काम के लिए गया था वो हो गया हो। शाहरुख सब इंस्पेक्टर निर्भय के साथ अनिमेश के घर से निकलकर गाड़ी में जा रहा था। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी उसके पास अर्चित की कॉल आई। उसकी कॉल देखकर शाहरुख थोड़ा घबरा गया कि पता नहीं वो कैसी न्यूज़ सुनाएगा। खैर उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, हाँ शाहरुख। अर्चित की आवाज़ में कुछ मायूसी झलक रही थी। क्या हुआ, तू ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा है? सब ठीक है ना? बात हो गई क्या उससे? पिनाकी मान गया? वो जल्दी ही सब हटा देगा ना? न चाहते हुए भी शाहरुख की धड़कनें तेज हो गई थी। उसका लहजा देखकर अर्चित चुप हो गया था। वहीं निर्भय भी ड्राइव करते हुए उसे देख रहा था। अरे बोल ना, शाहरुख एकदम से चीख पड़ा, जिससे निर्भय भी चौंक गया। मिस्टर शाहरुख संभालिए, वो बोला। क्या संभालूं, ये कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या हुआ? बताना यार, मुझे अजीब लग रहा है यार। अर्चित प्लीज भाई कुछ बोल, मेरा दिमाग खराब हो रहा है प्लीज, उसने फिर से कहा। शाहरुख प्लीज शांत हो जा, अर्चित की आवाज आई। तो तू बता ना, वो चिढ़ गया। बता रहा हूँ तो शांत हो, देख कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे, तुझे और भाभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर हमें अभी ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, समझ रहा है ना तू? अबे तू ये सब बोलकर टाइम पास क्यों कर रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना। एनी की लोकेशन मिल जाएगी ना? वो कुछ नहीं कर पाएगा ना? सारा बेचैनी से बोला। हाँ नहीं कर पाएगा वो कुछ भी, क्योंकि हम उसे करने ही नहीं देंगे, हम रोक लेंगे। हम रोक लेंगे मतलब काम नहीं बना। शाहरुख की आवाज़ बैठ सी गई थी। देख एक्चुअली वो हैकर भी पिनाकी को पर्सनली नहीं जानता। वो बार बार यही बोल रहा था कि वो इतनी जल्दी कोई भी केस नहीं लेता, वो सबके लिए काम नहीं करता। फिर भी मेरे कहने पर उसने उससे कांटेक्ट किया है, आई मीन उसे ईमेल सेंड किया है। अब पता नहीं पिनाकी कब वो ईमेल चेक करे, उस पर भी वो काम करने के लिए तैयार होगा या नहीं, ये हम नहीं कह सकते, अर्चित ने बताया। तो तुझे किसी और से पूछना चाहिए था, किसी और हैकर के बारे में पता करता। भाई तुझे क्या लगता है मैंने ये नहीं किया होगा? मैंने उसे पता किया, बट तू जानता है ना कि हमारा इंडियन टेक्नोलॉजी के मामले में कितना पीछा है। ऐसे हैकर जो बिना किसी इंफॉर्मेशन के किसी भी फ़ोन या कंप्यूटर की सारी डिटेल्स निकाल दे, वो अपने यहाँ ना के बराबर ही है, यानी इक्का दुक्का। और जो है वो भी अपने काम की वजह से बहुत पैसे वाले बन चुके हैं और बड़ी पार्टियों के लिए ही काम करते हैं। उनसे हम जैसे लोग कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे? यार मैंने बोला ना, मैं कैसे भी अरेंज करूं, लेकिन पैसे मैं दूंगा, तुम पता तो करो, शारव ने कहा। भाई मेरे आई नो कि तू कर लेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम कम है। हम कैसे और कब ढूंढेंगे उन्हें, कब उनसे बात करेंगे और कब उन्हें कन्विंस कर पाएंगे, ये नहीं पता ना। मतलब पिनाकी वाला ही मैटर, अब उसका भी तो नहीं पता ना। खैर मैंने पिनाकी के अलावा भी एक हैकर को ईमेल करवाया है, जो पिनाकी जितना तो नहीं पर है ठीक। देखते हैं किसका रिप्लाई आता है। मैंने एक आदमी छोड़ रखा है उधर, जैसे ही कुछ पता होता है हमें पता चल जाएगा। बट यार इन लोगों को क्या कर सकते हैं, मतलब कितनी ही बड़ी डील्स रहती है, कितने ही ऐसे लोगों को इग्नोर करते होंगे। अगर रिप्लाई आया तो ये हमारा गुड लक ही होगा।
तो बेशकली अब जो भी करना है हमें ही करना है, कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी ही होगी उस एनी की, तभी कुछ हो सकता है, अर्चित ने कहा। तो सारव ने निराश होकर अपना सिर पीछे सीट से टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने फ़ोन वाला हाथ भी नीचे कर लिया। उसकी बंद आंखों से आंसू की एक बूंद बह निकली। निर्भय भी उसे ऐसे देखकर परेशान हो गया। उसने झट से सारव के हाथ से फ़ोन लेकर स्पीकर पर डाला और साइड में रख दिया। हेलो सर, मैं निर्भय, उसने कहा। निर्भय, सारव तुम्हारे साथ है? अर्चित ने पूछा। हाँ, उन्होंने अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन में ही छोड़ दी थी, उसने बताया। ओके, अच्छा है, अदरवाइज मुझे इसकी टेंशन होती। देखो निर्भय, इसका ध्यान रखना, बाहर से भले ही कितना भी मजबूत हो बट अंदर से ये बहुत कमज़ोर है, उसने परेशान होकर कहा। ओके सर, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ, ये कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, निर्भय ने कहा और गाड़ी साइड में रोक दी। सारव, सारव ये लीजिए, पानी पीजिए, निर्भय ने सारव का हाथ पकड़कर कहा और उसकी ओर पानी की बोतल बढ़ाई। सारव भाई संभाल खुद को, तू ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा फिर, चल पानी पी। फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ आई तो सारव ने निर्भय के हाथ से बोतल ले ली और उसने थोड़ा पानी पिया। आप ठीक है? निर्भय ने पूछा तो उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। भाई मेरी बात सुन, देख अभी भी बहुत टाइम है, हम पता लगा लेंगे, तो टेंशन मत ले और प्लीज ऐसे वीक मत पड़ यार। तू भाभी से बहुत प्यार करता है ना, तो तुझे भाभी के लिए स्ट्रोंग रहना ही होगा। हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे। मेरा बस चलता तो पूरी फोर्स को दौड़ा देता, बट अभी हमें इतने ही लोगों से काम चलाना होगा। बट तू टेंशन ना ले, मैं, निर्भय और बाकी सब अपनी जान लगा देंगे उसे ढूंढने के में। ओके, अब मेरी बात सुन, सुन रहा है ना? अर्चित ने पूछा। हाँ, सारव धीरे से बोला। निर्भय, तुम लोग कहाँ जा रहे हो अभी? सर अभी हम लोग एनी के घर गए थे, जहाँ से हमें कोई खास क्लू नहीं मिला सिवाय एक फ़ोन नंबर के, बट जिस तरह की चालाकी वो दिखा रहा है ऐसा लग रहा है उसने उस सिम कार्ड और फ़ोन को भी ठिकाने लगा दिया होगा। निर्भय ने कहा। ओके, अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है कि उसने न्यू फ़ोन भी खरीदा होगा, इसीलिए तुम उस नंबर की लास्ट लोकेशन चेक करो। देन हमें उसके आसपास की जितनी भी फ़ोन शॉप्स है वहाँ पर जाकर एनी के बारे में पता करना होगा। वैसे अभी तुम कहाँ जा रहे हो? सर अभी तो हम एनी के सबसे करीबी दोस्त विकास के घर जा रहे हैं, हमने उसे कॉल नहीं की है, कहीं कॉल करने पर वो अवेयर हो जाए या शायद भाग ही जाए। कॉलेज स्टूडेंट है सर, अकल तो होती नहीं है इतनी, तुरंत का देखते हैं, बात का नहीं सोचते, भागने पर भी पकड़ा ही जाएगा, बट हमारा तो टाइम वेस्ट हो सकता है। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खैर मुझे उसका एड्रेस सेंड करो, एक्चुअली मैं भी निकल चुका हूँ तो सीधे वहीं पहुँचता हूँ, तब तक लोकेशन भी मिल जाएगी, तो उसके बाद तुम एक टीम लेकर उस एड्रेस पर पहुँच जाना और मैं सारव को साथ लेकर बाकी जगहों पर देखूंगा, अर्चित ने उसे समझाया। ओके श्योर सर, मैं अभी सेंड करता हूँ, थोड़ा दूर है सो टाइम लगेगा पहुँचने में। कोई नहीं, जितनी जल्दी हो सके हमें कोशिश करनी है। और सारो प्लीज़ तुम अभी इतनी फिक्र मत करो, हमें ढूंढना है उसे और तबीयत से धुलाई भी करनी है। ओके, मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, अर्चित ने कहा और कॉल कट कर दी। इधर तब तक निर्भय ने उसे विकास का एड्रेस भी सेंड कर दिया था। चलिए चलते हैं। निर्भय ने सारव की ओर देखा और उसने सिर हिला दिया, जिसके बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 15 मिनट बाद वो लोग एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर थे जहाँ जाम लगा हुआ था और सिर्फ ट्रैफिक जाम। निर्भय परेशान हो गया। डोंट वरी, हम दूसरे रूट से चलते हैं, हालांकि वो थोड़ा लंबा पड़ता है, यहाँ से हमें 1.5 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है, बट रोड क्लियर मिलेगी। तभी शारों ने कहा। ओके, वहीं से चलते हैं। उधर का कंफर्म तो है कि इतना टाइम लगेगा? यहाँ तो पता नहीं 2 घंटे लगेंगे या 3, ट्रैफिक और भी बढ़ता जा रहा है, निर्भय बोला और गाड़ी को रिवर्स में ले ली। इधर दूसरी तरफ शांभवी अपने रूम में चुपचाप लेटी हुई थी। नीलिमा जी उसे उदास देखकर उसके पास आई थी, पर उसने हल्के सिरदर्द का बहाना बना दिया था। हालांकि ये बहाना था भी नहीं, क्योंकि सुबह से रोने और वही सब सोचते रहने के चक्कर में उसका सिर सच्ची में दर्द करने लगा था। अभी उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, उसे सारव की चिंता हो रही थी। उसे पता था कि वो अपना ध्यान नहीं रखेगा, ऊपर से उसने खाना भी नहीं खाया था। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ खटका। 1 मिनट, वो एनी सारव सर को मास्क मैन क्यों बोल रहा था? और इनके चेहरे पर जो रिएक्शन थे, मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा था। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? ये और मास्क मैन, नो नो, ये नहीं हो सकता, वो पक्का झूठ बोल रहा होगा। पर फिर इन्होंने उसकी बात का विरोध क्यों नहीं किया? और जब मैंने पूछा तो मुझे भी चुप रहने को कह दिया। अगर इन्होंने ही मास्क मैन बनकर उसकी पिटाई की है तो फिर कैसे किया ये सब? बिकॉज हम तो अक्सर बात करते थे रात में, लगभग रोज ही। जब जब उसकी पिटाई हुई थी तब तो ये मेरे साथ कॉल पर होते थे, तो फिर ये कैसे जा सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने किसी को हायर किया हो जो मास्क मैन बनकर उसके पास गया हो? बट फिर एनी इन्हें क्यों मास्क मैन कहकर बुलाएगा? पर ये भी इन्हें लगभग सारी बातें पता होती थी। मुझसे तो बोल रहे थे कि विकास से पता किया है इन्होंने।
ओह गॉड! मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट एक चीज़ मुझे समझ आ गई है कि मास्क मैन से इनका कनेक्शन तो पक्का है, मैं पूछना भूल गई थी। और अभी जिस तरह के हालात हैं, उनमें ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, बट जैसे ही ये पंगा ख़त्म होगा, मैं इनसे मास्क मैन वाली बात ज़रूर पूछूँगी। सोचते हुए उसने हाथ जोड़ लिए। भगवान जी प्लीज़, प्लीज़ सब ठीक कर दीजिए, प्लीज़ उस एनी को पकड़वा दीजिए, उसे उसके मकसद में कामयाब मत होने देना, इनकी हेल्प करना भगवान जी। वो बुदबुदाई। ओह गॉड! ये भी गायब है और उसकी फैमिली की तरह इसकी फैमिली को भी कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ गया है। ये आजकल के पेरेंट्स भी बच्चों का ज़रा भी ध्यान नहीं रखते, वो भी ऐसे नालायक बच्चों का। देखा था कैसे रिएक्ट कर रहे थे, मानो इन्हें उनकी हरकतों का कुछ पता ही ना हो। यार एक ही घर में रहकर कैसे शक नहीं होता कि वो लोग किस रास्ते पर जा रहे हैं। अर्चित परेशान होकर बड़बड़ा रहा था। शाम हो गई थी। इस वक्त सारा अर्चित निर्भय बाकी के पुलिस वालों के साथ विकास के घर से निकल रहे थे। एनी की तरह ही विकास भी सुबह से गायब था और सेम बात बोलकर घर से गया था। उसके उसके भी फ़ोन का कुछ अता पता नहीं था। जी सर, इन लोगों ने तो परेशान कर दिया है, इतना कम टाइम है, हम कैसे और कहाँ ढूंढेंगे उन्हें। निर्भय भी परेशान था। वहीं सारव के चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी वॉच में टाइम देखा, शाम के 7 बज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर बीतते पल के साथ उसकी जान निकलती जा रही थी। उसके चेहरे पर थकान भी नजर आने लगी थी, क्योंकि सुबह से अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया था और इतनी परेशानी में किसी का ध्यान भी नहीं गया था इस तरफ। निर्भय श्रीवास्तव से कुछ पता लगा? अर्चित ने निर्भय की ओर देखा। नो सर, श्रीवास्तव लगा हुआ है, बट आशियाना मार्केट जैसी जगह है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, निर्भय ने जवाब दिया। इस बंदे ने दोबारा कोई कॉल नहीं की है जिससे उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सके। क्या अजीब सन की इंसान है। अच्छा निर्भय, उसने बोला था सारा को कि उसे भाभी को लेकर वहां पहुंचना है, बट उसने पहुंचने के बाद कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं बताया। इट्स मीन उस इलाके में या सारव के घर के आसपास या रास्ते में उसके आदमी हैं जो उसे सारव की इंफॉर्मेशन देंगे। तुम एक काम करो, श्रीवास्तव के पास जाओ और उस पूरे इलाके के अलावा सारव के घर के आसपास भी चेक करो। एंड कुछ भी गलत लगे तो तुरंत इन्फॉर्म करना। गलत काम करने वाले लोग हैं तो सीधी सी बात है कि कुछ तो डाउटफुल लगेगा। एंड जिस बात को लेकर अब तक मुझे शक था, अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ। किस बात के लिए? सारव ने उसकी ओर देखा। यही कि ये सब एनी और ये विकास अकेले नहीं कर रहे हैं, कुछ और लोग भी इनका साथ दे रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि भाड़े के गुंडे ही होंगे, ये सिर्फ 2 लोगों के बस का काम नहीं है। सही कहा सर, तो मैं निकलता हूँ। निर्भय बोल ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। 1 मिनट सर, उसने कहा तो अर्चित उसकी ओर देखने लगा। सर थाने से त्रिपाठी कर रहा है, लगता कोई काम की इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है या फिर। उसने बात अधूरी छोड़ दी। तुम उठाओ और देखो, डिसाइड बाद में कर लेंगे कि काम की है या नहीं, अर्चित ने कहा तो निर्भय ने कॉल ले ली। हेलो, वो बोला। वहीं दूसरी तरफ से कॉल पर ऐसा कुछ कहा गया जिसके चलते उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। वहीं उसके बदलते भाव को अर्चित और सारव भी देख पा रहे थे और वो उसके कॉल खत्म होने का वेट कर रहे थे। तो दोस्तों, अब क्या इन्फॉर्मेशन मिली है निर्भय को? क्या वो इन लोगों के काम आएगी? क्या ये लोग एनी को वक्त रहते पकड़ पाएंगे और उसे सजा दिला पाएंगे? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।